बजट के अनाउंसमेंट और रेपो रेट कट के बाद घर खरीदारों के लिए कितना फायदा हुआ है, उनके लिए रियल एस्टेट में निवेश कितना फायदेमंद है, बिल्डर्स को क्या सहूलियत मिली है और इन सब का इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या हुआ है, यह सब जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। और इसीलिए हम आज का ये एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम ऐसे 6 पॉइंट्स बताएंगे जिससे अगर आप 2025 में रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो एक अच्छा प्लान कर सकेंगे, एक अच्छा निर्णय ले सकेंगे। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन में प्रेस करें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इनमें से 5 डायरेक्ट फायदे हैं और एक इनडायरेक्ट फायदा है और इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे आगे इस एपिसोड में, इसलिए आज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें। इनमें पहला है 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करना। जी हाँ, सरकार ने इस बार के बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसका इंपैक्ट होगा एक आम आदमी की सेविंग पे, उसकी सेविंग बढ़ेगी और उसकी बाइंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ज्यादा सेविंग के साथ एक इंसान इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शन ढूंढता है और इंडिया में रियल एस्टेट अपने आप में टॉप प्रेफर्ड चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए। ध्यान रहे कि एज अ होम बायर अगर आप होम लोन के जरिए घर ले रहे हैं तो बैंक को पे की जाने वाली ईएमआई के ब्याज पर आपको इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत 2 लाख तक का छूट भी मिलता है, जो अन्य रिबेट से अलग होता है। यानी कि अगर आपके पास सेविंग हो रही है तो आई थिंक रियल एस्टेट बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपके पास एसेट क्रिएट होने के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। 2025 में होम बाइंग का फायदा, दूसरा फायदा घर खरीदारों को यह होगा कि अगर उनके पास दूसरा घर है और उसे वो सेल्फ ऑक्युपाइड बताते हैं तो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, यूनियन बजट में सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं और दूसरे घर को भी आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास एक से ज्यादा घर है, या उनको भी मिलेगा जो एक से ज्यादा घर लेने का प्लान कर रहे थे। ऐसे में वो दोनों घरों को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाकर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो होम बायर्स हैं, नए होम बायर्स हैं, वो सामने आएंगे, वो फ्रेश के साथ साथ रीसेल में भी घर खरीदना पसंद करेंगे। 2025 में घर खरीदने का तीसरा फायदा होगा टीडीएस नियमों में किए गए बदलाव से। जी हाँ, अगर आपके पास कोई घर है और उससे आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो सरकार द्वारा इस बार ये नियम कर दिया गया है कि सालाना 6 लाख तक के इनकम पर, रेंटल इनकम पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अगर मंथली 50,000 रुपए है तो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसका फायदा भी देखें तो बहुत से घर खरीदारों पर आएगा, वो अपने लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहेंगे या फिर सेकेंड या थर्ड होम लेना चाहेंगे या फिर हॉलिडे होम भी लेना चाहेंगे जिसे वो रेंट पर चढ़ा सकेंगे और अच्छा खासा रेंटल कमा सकेंगे। बहुत से होम बायर्स के लिए ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम में बन गया, क्योंकि 50,000 रुपए महीने की इनकम अचानक से या तुरंत मिलना कहीं भी पॉसिबल नहीं है और उसके लिए रियल एस्टेट एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। 2025 में घर खरीदने का चौथा बड़ा रीजन है रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी। जी हाँ, आरबीआई द्वारा पूरे 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की गई है और इस कटौती का फायदा अब आम घर खरीदारों को मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट में कटौती का फायदा बैंक बायर्स तक पहुंचाएंगे होम लोन की दरों में कमी करके। इसका डायरेक्ट फायदा ये होगा कि पहले तो जो लोग ईएमआई पे कर रहे हैं उनकी ईएमआई कम हो जाएगी और अगर वो अपनी ईएमआई को उसी रेट पे पे कर रहे हैं तो उनका ईएमआई शायद जल्दी भी पूरी हो जाए। दूसरा फायदा ये होगा कि इसी मौजूदा इनकम पर अगर एक इंडिविजुअल है और वो होम लोन लेना चाहता है तो इसी मौजूदा इनकम पर वो ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे वो बड़ा अमाउंट का भी लोन ले सकेगा और अपने लिए एक बेहतर घर प्लान कर सकेगा। आशा की जा रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में और भी रेपो रेट में कमी की जाएगी, यानी कि ये साल होम लोन लेने वालों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप 2025 में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको स्वामी फंड 2.0 पर भी नजर रखनी पड़ेगी, जिसके तहत सरकार द्वारा 15,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्टक हैं। स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो किन्हीं कारणों से स्टक हो गए हैं और उन्हें पूरा होने के लिए फंड की जरूरत है, बट वो फाइनेंशियली वायबल है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को एसबीआई कैपिटल के थ्रू फंडिंग मिलाई जाती है जिससे वो प्रोजेक्ट पूरा हो सकते हैं। अगर इसको ओवरऑल समझें तो ऐसे प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे जो कहीं ना कहीं बीच में अधर में अटके हुए हैं। एक तो उनमें रहने वाले घर खरीदारों को घर मिल सकेगा, दूसरा मार्केट में रेडी टू मूव इन्वेंट्री की सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी न किसी स्टेज तक है, 50-60% तक पहुंच चुके हैं। तो घर खरीदारों के पास रेडी टू मूव ऑप्शन होंगे खरीदने के, तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। बजट और रेपो रेट कट के बाद ये रियल एस्टेट को 5 डायरेक्ट फायदे हुए जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए, लेकिन इसके अलावा एक 6th फायदा भी है जो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को बूम करेगा।
जी हाँ, बजट में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल खोल कर खर्च किया गया है पहले की तरह। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का फायदा ये होता है कि देश और विदेश से इन्वेस्टमेंट आती है नए लोकेशंस पे, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। इन जगह पे इन्वेस्टमेंट आने से एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन बनते हैं, रोजगार का ऑप्शन बनते हैं, और जब लोग रोजगार के लिए पहुंचते हैं तो सरकार को उनके लिए अस्थायी रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। और यहाँ पे आता है रोल रियल एस्टेट का, जब उन्हें हाउसिंग और कॉमर्शियल लैंड अलोकेट की जाती है बनाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का जो फायदा है वो हमने पिछले भी 3-4 सालों में देखा है, जैसे जेवर एयरपोर्ट बना या अन्य लोकेशंस पे, नए डेस्टिनेशंस पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए। यानी सरकार अगर रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और रेल नेटवर्क बढ़ाने पर, सड़क पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली इसका इनडायरेक्ट फायदा भी रियल एस्टेट को मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल इम्पैक्ट बजट और रेपो रेट कट का जो रियल एस्टेट पे हुआ है 2025 के शुरुआत में ही। ऐसी और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एफबी पर भी। धन्यवाद।